हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद पवन सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रो एनर्जी में चेंज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का अगर अपने उदाहरण लेते हैं तो गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होता है। गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल वैज्ञानिकों के नाम हैं गैल्वेनी और ए वोल्टा, जिन्होंने अपने प्रयोग में इस सेल को बनाया था। इसी सेल को डैनियल सेल भी कहते हैं। ये जो गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होता है, इसके अंदर अपने बात करें एनोड की, तो एनोड है वो नेगेटिव पोल होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। और डैनियल सेल की बात करें तो एनोड जिंक का होता है और कैथोड कॉपर का होता है, और इनकी कंसंट्रेशन अंदरता 1 m यानी 1 मोलरता की होती है। अब अपने इसकी क्रियाविधि के बारे में, इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसका डायग्राम सामने ब्लैक बोर्ड की ओर देखें। सबसे पहले इसमें दो आपको रोड दिख रही है धातु की, एक जिंक धातु की छड़ है और एक कॉपर की छड़ है। जिंक धातु एनोड का कार्य करेगी, कॉपर धातु कैथोड का कार्य करेगी। ये जिंक और कॉपर जो है वो अपने अपने बीकर में, अपने अपने पात्र में जिंक सल्फेट और कॉपर वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी हुई है। इस जिंक को आप देखिए ऊपर वोल्टमीटर की सहायता से, और वोल्टमीटर को फिर आगे कॉपर के साथ में जोड़ा गया है। दोनों भी जो बीकर हैं उस बीकर के अंदर एक यू आकार की नली दिख रही है आपको, जिसमें KNO3 K2SO4 का पेस्ट भरा होता है और उसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। इस तरीके से हम इनको व्यवस्थित कर देते हैं, और जो यू आकार की नली है उसको हमने रुई से बंद कर दिया है। दोनों साइड में इसको रुई से बंद कर दिया गया है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है वो डैनियल सेल का है, और इसमें अपने परिपथ को पूर्ण रूप से कर लेते हैं, और परिपथ को पूर्ण कर लेते हैं। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है उसके ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, उसका मतलब जलीय विलयन है, और उसके बाद 1 m लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोलरता इसकी कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉनों का हमने प्रवाह दिखाया है, जो कि जिंक से कॉपर की तरफ यानी एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और जो करंट है, विद्युत धारा है, वो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट साइड होता है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस साइड में जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है कैथोड से एनोड की ओर। इस प्रकार पूरा का पूरा जो ये डायग्राम है वो आपके सामने है। अच्छे से आप इसको देखें और इसके जो नाम हैं उनको भी आप याद करें। अब विद्युत रासायनिक जो सेल है उसके अंदर क्या उसकी संरचना या क्या उसकी बनावट हमने पढ़ी है कि एक बीकर में जिंक छड़ को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है, और दूसरा जो बीकर था साइड में उसके अंदर कॉपर छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है। दोनों को अलग अलग पात्र में भी डुबो सकते हैं और एक पात्र में भी अपने डुबो सकते हैं। ठीक है। जिंक व कॉपर की छड़ है वो इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। जिंक की छड़ एनोड का और कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य करेगी। दोनों छड़ों को हमने तार की सहायता से और बीच में एक वोल्टमीटर लगाकर जोड़ दिया गया है, और बाह्य परिपथ को हमने पूरा कर दिया है, यानी दोनों छड़ों को एक वोल्टमीटर से जोड़कर बाह्य परिपथ को पूरा कर दिया गया है। और दोनों बीकर के जो विलयन हैं उनको हमने जोड़ने के लिए क्या किया है, एक यू आकार की नली जिसको लवण सेतु या इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं उसके द्वारा जोड़ा गया है।
इसका क्या काम होता है वो अभी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके की ये जो बनावट है उसको हमने पढ़ा। अब इस बनावट के बाद इस डेनियल सेल का कार्य कैसे होगा, इसकी कार्य विधि क्या है और किस प्रकार इलेक्ट्रोड बिहेव करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। अब अपने क्रियाविधि की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक छड़ है उस जिंक छड़ का तो ऑक्सीकरण होगा। किस प्रकार होगा कि जो जिंक है उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, त्याग कर दिए, तो जिंक का Zn+2 बनेगा जो कि विलयन के अंदर चला जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी तार की सहायता से आगे की तरफ बढ़ेंगे और कॉपर छड़ पर जाकर एकत्रित हो जाएंगे। अब ये कॉपर छड़ पे जाने के बाद कॉपर सल्फेट में जो Cu+2 आयन है वो छड़ के पास आएंगे और छड़ के पास आकर जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी अभी जिंक की इलेक्ट्रोड से आए हैं उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और ग्रहण करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे, Cu में बदल जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, Cu+2 विलयन वाले जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Cu बना लेंगे जो कि सॉलिड होगा और कॉपर छड़ पर एकत्रित होता जाएगा। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं। एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं अर्थात एनोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस कारण यह नेगेटिव की तरह कार्य करता है। इसको अपने नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनोड पर क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, वो एनोड पर ही किए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हुई। इस प्रकार अपने देखें कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से चलेंगे और वहाँ से चलकर कैथोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी होती है, इसलिए वह पॉजिटिव की तरह होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ कॉपर+2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और किस में बदल जाएंगे, Cu सॉलिड में। तो इलेक्ट्रॉन अपने देखें तो एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं। बीच में जो लवण सेतु लगा हुआ था जो 2 विलयन को जोड़ने का कार्य कर रहा था वो एक यू आकार की नली थी और उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का पेस्ट भरा हुआ है और यह लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है, जो कि इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया होती है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो जो धातु की छड़ है और जो धातु का विलयन है उसके मध्य आवेशों का पृथक्करण होता है। अलग अलग आवेश होते हैं, आवेशों का पृथक्करण होता है, जिसकी वजह से धातु छड़ व धातु आयन के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे प्रत्येक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जो कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव होगा। एनोड पर अलग से इलेक्ट्रोड विभव होगा, कैथोड पर अलग से इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अपने इसका सेल आरेख बनाते हैं। तो सेल आरेख में हमने जिंक लिया जो कि सॉलिड था और वह किस में डूबा हुआ था, जिसको एक लाइन से अपने दिखाएंगे। वो Zn+2 यानी Zn+2 आयन वाले विलयन में था, जलीय विलयन था और मोलरता उसकी 1 m थी। 2 लाइनें जो हैं Zn+2 के बाद में वो 2 लाइनें साल्ट ब्रिज को दर्शाती हैं। उसके बाद Cu+2 विलयन में था 1 मोलरता वाला और उसके बाद एक लाइन जो दिखाई है वो उससे क्या हुआ, कॉपर में चेंज हो गया। तो एक लाइन है वो तो उसको आपस में पृथक्कृत करती है। सेल पर अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, सेल पर एनोड पर अलग से अभिक्रिया होगी,
कैथोड पर अलग से अभिक्रिया होगी। एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण की होगी, कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन की होगी। और प्रत्येक इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल बोलेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। तो आपके सामने जिंक से जिंक +2 बना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और कैथोड पर Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Cu सॉलिड बनाया। संपूर्ण अभिक्रिया में दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया को जोड़ा जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, उनको अपने परस्पर बराबर करके काट देते हैं। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस चेंज हो जाएगा Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। इस प्रकार से संपूर्ण अभिक्रिया को हमने देखा। दोनों साइड हमने बाएं से बाएं जोड़ दिया और दाएं से दाएं जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में संपूर्ण रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में क्या है, एनोड पर जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो अगर अपने मानक परिस्थिति में ले डेनियल सेल के लिए तो वो होता है 0.76 वोल्ट, जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो जितना भी वोल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। कैथोड है वो प्लस का आएगा, +0.34 वोल्ट। अब ई सेल जो कि सेल विभव का फॉर्मूला होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 1.10 वोल्ट।